नमस्कार, मैं हूं निखिल गुप्ता, आपका राजनीति विज्ञान का शिक्षक और राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। इस समय हम अध्ययन कर रहे हैं राजनीतिक विचारकों का और राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करते-करते हम आ गए हैं भारतीय राजनीतिक विचारकों पर और इसी कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे महादेव गोविंद रानडे का। महादेव गोविंद रानडे, जिन्हें भारतीय उदारवादी आध्यात्मिक चिंतन का जनक कहा जाता है। तो ये एक मुख्यतः उदारवादी चिंतक थे। इसका मतलब ये है कि इनकी नीतियाँ काफ़ी उदार थीं, विनम्र थीं। राजनीति विज्ञान में जो उदारवाद की विचारधारा है, उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी विचारधारा जो स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के साथ जुड़ी हुई है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहते हैं और राज्य के अत्यधिक कार्यों के विरुद्ध हैं। तो ये होती है उदारवादी विचारधारा। तो महादेव गोविंद रानडे एक उदारवादी विचारक हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप के खिलाफ हैं। तो इसी कारण इन्हें भारतीय उदारवादी चिंतन का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा महादेव गोविंद रानडे के साथ। रानडे, इनका जन्म 18 फरवरी 1842 को नासिक में हुआ था। इनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, जिस कारण इनकी शिक्षा दीक्षा काफ़ी अच्छे वातावरण में हुई और इन्होंने शिक्षा अर्जित करते हुए बीए, एमए व एलएलबी की डिग्रियां अर्जित की। उसके बाद इन्होंने काफ़ी समय तक अध्यापन का कार्य किया और प्रोफेसर के पद को सुशोभित किया। इसके उपरांत इनका चयन न्यायाधीश के पद पर भी हुआ और बम्बई हाई कोर्ट में ये काफ़ी समय तक न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करते रहे। न्यायाधीश के रूप में इन्होंने अपने सूझबूझ से, अपने फैसलों से उस क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति अर्जित की। इन्होंने अपने विनम्र व दूरदर्शिता के कारण जटिल से जटिल मुकदमों को काफ़ी सरलता से सुलझाया और सभी के दिलों में जगह बनाई। ये एक समाज सुधारक, उदारवादी, राष्ट्रवादी व अर्थशास्त्री रहे। विस्तार से समझेंगे कि इनका राष्ट्रवाद कैसे विशेष था या इन्हें अर्थशास्त्री भी क्यों कहा जाता है। ये कोई सामान्य अर्थशास्त्री नहीं है, इन्हें भारतीय अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो आगे जब हम इनके विचारों का अध्ययन करेंगे तो समझेंगे कि इनके अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में क्या विचार थे और क्यों इन्हें भारतीय अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम ने इन्हें अपना गुरु माना था और उन्होंने इनके संबंध में ये लिखा था कि यदि इस देश में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटे देश के बारे में सोचता है तो उसका नाम है महादेव गोविंद रानडे। ये पूरी तरह से देश के प्रति समर्पित थे और देश का विकास किस तरह से किया जाए, ये हमेशा उसी का चिंतन मनन करते रहते थे। समाज के जो भी दलित, पीड़ित या शोषित वर्ग हैं या जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके प्रति इनके मन में असीम सहानुभूति थी और वो ये चाहते थे कि इस निम्न वर्ग को किस तरह से मुख्यधारा में जोड़ा जाए। ये सक्रिय रूप से राजनीति में कभी भाग लेने के समर्थक नहीं रहे, फिर भी इन्होंने अपनी उच्च कोटि की विद्वता, सृजनात्मकता व रचनात्मकता से इस देश को कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जिसका ये देश हमेशा ऋणी रहेगा। इनकी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। सुकरात का नाम आप सब लोगों ने सुना ही होगा। सुकरात, जिसे विश्व का सबसे महान दार्शनिक या विश्व का सबसे विद्वान इंसान भी कहा जाता है। सुकरात की महानता ये थी कि वो जटिल से जटिल और गूढ़ से गूढ़ विषयों को, मूर्त अमूर्त से अमूर्त विषयों को भी इतना सरल और सामान्य रूप में प्रस्तुत करते थे कि वो सभी लोगों की समझ में आ जाता था और सभी लोग उनकी बातों से सहमति व्यक्त करते थे। जैसे मैं एक उदाहरण स्पष्ट करना चाहूँगा। एक बार सुकरात ने ये कहा था कि यदि जब हम बीमार होते हैं तो किसी कुशल चिकित्सक के पास जाते हैं। यदि हमारे पैर का जूता खराब हो जाए तो उसको भी सुधरवाने के लिए हम एक कुशल मोची के पास जाते हैं। यदि हमारे घर का कोई कुर्सी मेज टूट जाए तो उसकी मरम्मत के लिए भी हम एक कुशल बढ़ई के पास जाते हैं।
तो जब हम इन छोटे-छोटे कामों के लिए एक कुशल व्यक्ति के पास जाते हैं, तो राज्य संचालन जैसे बड़े और महत्वपूर्ण काम के लिए हम कैसे अज्ञानी लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? और ये आज की राजनीति की समस्या है। सुकरात ने ये बात बहुत पहले कही थी, लेकिन आज भी ये व्यवस्था बनी हुई है। तो ये देश इस देश का दुर्भाग्य है, और कुछ-कुछ यही विचार महादेव गोविंद रानाडे ने भी व्यक्त किए थे, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य ही है कि स्थितियाँ आज भी वैसी बनी हुई हैं। राजनीति में आज भी ऐसे लोग ज़्यादातर सक्रिय हैं, जो शिक्षित नहीं हैं और जो अपराधी किस्म के हैं। ये एक तथ्य है कि इस देश की संसद में आज भी 40% अपराधी लोग बैठे हैं, और यही प्रतिशत सभी राज्यों की विधानसभाओं का भी है। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है इस समय, राजनीति और अपराधीकरण, फिर भी ये एक समस्या तो है ही। तो इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो था मराठा शक्ति का उद्भव। दूसरा एक इनका ग्रंथ जो अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ वो था भारतीय अर्थशास्त्र पर निबंध। इसे विस्तार से समझेंगे आगे इन्होंने क्या कहा था। शिक्षा के ये काफ़ी समर्थक थे, तो इन्होंने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका आगे चलकर नाम हुआ पूना फर्ग्यूसन कॉलेज। इस कॉलेज की खास बात ये थी कि ये रात्रिकालीन शिक्षा भी उपलब्ध कराते थे। तो जो ऐसे लोग थे जो दिन में काम करते थे, नौकरी करते थे, कुछ व्यापार करते थे, वो भी अगर पढ़ना लिखना चाहें तो वो रात्रिकालीन कक्षाओं में जाकर अध्ययन कर सकते थे। इसके अलावा इनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध हुआ, वो कथन था औद्योगिकरण करो या नष्ट हो जाओ। यह किसका कथन है? तो यह कथन था महादेव गोविंद रानडे का। ये जो नीचे दो तथ्य आ रहे हैं, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की या औद्योगिकरण करो या नष्ट हो जाओ, ये दोनों ही प्रश्न पीसीएस जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। न केवल पीसीएस में वरन लोअर पीसीएस में, रिव्यू ऑफिसर में। तो ये जो तथ्य यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये अक्सर वो तथ्य होते हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। पहले भी पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। तो इन तथ्यों को आप नोट कर लिया करें, और कोशिश ये किया करें कि अगर आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें तो ये अपने पास सेव रखें, तो इससे आपको इन तथ्यों को दोहराने में, पढ़ने में आसानी होगी। पूरा वीडियो तो 15-20 मिनट का हो जाता है, कभी कभी आधे घंटे का भी होता है, तो ये संभव नहीं होता कि आधा आधा घंटा लगा कि पूरा देखा जाए। लेकिन जब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इन सारे ही तथ्यों को, मेन पॉइंट्स को आप एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपको जो ये तथ्य हैं ये सब एक क्विक रिवीजन बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। तो ये थे महादेव गोविंद रानाडे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए अब बात करते हैं इनके प्रमुख विचारों की। ईश्वर में इनकी अटूट आस्था थी, मतलब ये एक आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे, धार्मिक स्वभाव था इनका, और ईश्वर में विश्वास करते थे। ये मानकर चलते थे कि इस देश की जो समस्याएं हैं वो ईश्वरीय आशीर्वाद से दूर होंगी। इसी धार्मिक आस्था के कारण, विश्वास के कारण ये मानते थे कि जो ब्रिटिश शासन है वो भी ईश्वर का एक वरदान है। मतलब ब्रिटिश लोग अगर हमारे देश में शासन कर रहे हैं तो ये ईश्वर की इच्छा है, और ईश्वर ने ब्रिटिश लोगों को इस देश का उद्धार करने के लिए भेजा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्रिटिश लोग अत्याचार कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, महादेव गोविंद रानाडे ने उनका समर्थन किया। नहीं, जो ब्रिटिश लोग अन्यायपूर्ण बातें करते थे, अत्याचार करते थे, महादेव गोविंद रानाडे ने उनका विरोध किया। जैसे ब्रिटिश लोग जो अत्यधिक कर लगाते थे, महादेव गोविंद रानाडे ने उसका विरोध किया और सरकार को कई पत्र लिखे। अपनी पत्रिका में इन्होंने कई लेख प्रकाशित किए, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश सरकार से ये गुजारिश की कि वो जो अत्यधिक कर लगा रही है वो अन्यायपूर्ण है और उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्रिटिश सरकार जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाती थी उसका भी विरोध किया। तो कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहां पर महादेव गोविंद रानाडे ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। फिर भी अगर मुख्यतः देखा जाए तो ये ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे, और अगर निष्पक्ष रूप से हम इसको देखें तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है।
ब्रिटिश जब से भारत में आए, तब से उन्होंने भारत को बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दी हैं और आज भी ये देश ब्रिटिश लोगों के, जो अंग्रेज़ लोगों ने यहाँ पर काम किए या जो व्यवस्थाएँ बनाई, उन्हीं व्यवस्थाओं पर चल रहा है। बचपन में छोटी क्लासों में हमें ये सिखाया जाता है, 8वीं क्लास तक, कि जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने इस देश को लूटा और इस देश की सारी समस्याओं की जड़ ब्रिटिश लोग हैं। नहीं तो कभी हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। वो बच्चों को सिखाने के लिए कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश लोग इस देश को लूट के चले गए। ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे जो व्यवस्था बनाई, ये देश आज भी उसी तरह से चल रहा है। जैसे इस देश के जितने भी महत्वपूर्ण भवन हैं, चाहे वो संसद भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो या सभी राज्यों की विधानसभाएँ हों, सबका निर्माण अंग्रेज़ों ने किया। इस देश में जो विभागीय प्रणाली लाए, जिस पे पोर्टफोलियो सिस्टम जिसे कहा जाता है, वो अंग्रेज़ों ने बनाया। आज भी देश उसी पे चल रहा है कि एक मंत्री होगा, उसके विभाग होंगे, उसके नीचे अन्य अधिकारी होंगे। इस देश में जो सर्वोच्च अधिकारी आईएएस, आईपीएस की जो परीक्षा होती है, जो उसका गठन कराता है संघ लोक सेवा आयोग, उसकी भी व्यवस्था अंग्रेज लोगों ने ही की थी। इस देश में विद्युत, तार, अ, हवाई जहाज, है ना? तो इन सब की भी व्यवस्था, ट्रेन, ये जो शुरुआत की गई, सब ये अंग्रेज लोगों के द्वारा की गई थी, जिन पर देश आज भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अंग्रेज इस देश को लूट के चले गए। वो काफ़ी कुछ दे के गए। यहाँ तक कि इस देश के जो संविधान है, इस देश के जो कानून हैं, चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, ये भी सब अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं। तो केवल ये कहना कि अंग्रेज इस देश को लूट के चले गए और इस देश की जो समस्याएँ अंग्रेज़ों की वजह से हैं, ये नहीं है। ये सही दृष्टिकोण नहीं है। आज भी जो देश चल रहा है, तो अंग्रेज़ों के किए हुए योगदान पे चल रहा है। ये और बात है कि उन्होंने कुछ अन्याय, अत्याचार किए थे, जिस वजह से उन्हें जाना पड़ा। तो जो महादेव गोविंद रानडे थे, इनका विश्वास ये था कि ब्रिटिश शासन एक वरदान की तरह है और हमें ब्रिटिश शासन का सहयोग करना चाहिए। अगला, सामाजिक व्यवस्था में सुधार। ये तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में जो बुराइयां थीं, विकृतियां थीं, उन्हें दूर करना चाहते थे और इस महत्वपूर्ण काम के लिए ये जो राजनेता होते थे, उनसे आह्वान करते थे। इनका मानना ये था कि जो राजनीति है, वो सामाजिक सुधार के कार्यों से पृथक नहीं हो सकती। अगर राजनेता ये चाहें कि वो ये कहें कि हमारा काम केवल राजनीति करना है, हम राजनीति करेंगे, समाज सुधार नहीं करेंगे, तो ये ऐसा नहीं मानते थे। इनका काम था कि राजनीति और समाज सुधार कभी भी अलग-अलग नहीं हो सकते। राजनेताओं का ही काम है कि वो समाज सुधार के कार्य में भी संलग्न हो। समाज सुधार करते हुए समय ये अतीत से पूरी तरह से पृथक्करण भी नहीं करना चाहते थे। इनका मानना ये था कि हमें कोरे कागज़ पर लिखाई शुरू नहीं करनी है, बल्कि अधूरे वाक्य को पूरा करना है। मतलब जो देश की सामाजिक व्यवस्था है, जो पुरातन समय से, सनातन समय से चली आ रही है, कुछ परंपराएँ, प्रथाएँ हैं, उनको ऐसा नहीं है कि सबको पूरी तरह से समाप्त कर देना है। जिनमें कुछ विकृतियाँ हैं, जो अंधविश्वास हैं, रूढ़ियाँ हैं, जो अमानवीय प्रथाएँ हैं, केवल उन्हें समाप्त करना है और इसके अलावा जो प्राचीन संस्कृति, सभ्यता हमारी चली आ रही है, उसे बनाए रखना है। तो ऐसा महादेव गोविंद रानडे का विचार था। आगे इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, पर्दा प्रथा आदि जो अ, प्रथाएँ थीं ऐसी, उन सब का विरोध किया। शिक्षा पर इन्होंने अत्यधिक बल दिया, विशेषकर नारी शिक्षा पर। इसके लिए यहाँ पहले बताया जा चुका है कि इन्होंने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें रात्रिकालीन शिक्षा की व्यवस्था थी। आइए अब हम समझते हैं इनके आर्थिक दर्शन को, कि क्यों इन्हें भारतीय अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ये पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी शासन और हुकूमत के समय कुछ आर्थिक सुधार या आर्थिक सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिन सिद्धांतों को, जिन्हें अपनाकर ये देश गरीबी से मुक्त हो सकता था और विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता था। तो इन्होंने भारत में जो गरीबी मौजूद थी, उसके कुछ कारण बताए। 6 कारण जो इन्होंने बताए वो थे: कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। पहला ही इन्होंने सिद्धांत ये बताया कि भारतीय लोग कृषि पर अत्यधिक निर्भर हैं। आज भी इस देश की 55% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है।
और जहाँ से केवल 15% आय देश की अर्जित हो रही है। ये वर्तमान की हकीकत है, आज़ादी के 75 सालों बाद भी। उस समय तो 19वीं सदी की शुरुआत में तो ये स्थितियां और भी ज़्यादा खराब थी। उस समय तथ्य ये था कि इस देश की 80% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई थी, और जिससे इस देश को 10% आय भी बमुश्किल प्राप्त होती थी। तो इसी कारण इन्होंने कहा था कि भारत जैसा देश कृषि पर अत्यधिक निर्भर है, जो इस देश में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। यदि इस देश की गरीबी को दूर करना है तो उसे कृषि पर अत्यधिक निर्भरता छोड़नी होगी। दूसरा इन्होंने गरीबी का कारण बताया था पूंजी का अभाव। क्योंकि भारत के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं और कृषि से ज़्यादा आय उत्पन्न हो नहीं रही है, तो देश में पूंजी आ नहीं रही है। तो पूंजी जब नहीं होती है तो औद्योगिकरण नहीं हो सकता। और जबकि महादेव गोविंद रानडे का विचार था औद्योगिकरण करो या नष्ट हो जाओ। या तो औद्योगिकरण करना होगा, नहीं तो फिर नष्ट होना है। कोई विकल्प इन्होंने छोड़ा नहीं। छोड़ा क्या नहीं, इस देश की परिस्थितियों में दूसरा कोई विकल्प था ही नहीं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था दो ही चीज़ों पे आधारित होती है, या तो कृषि पे होगी या उद्योगों पे। कृषि से आय अर्जित हो नहीं रही है तो रास्ता कौन सा बचा? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के लिए चाहिए पैसे, पैसे हैं नहीं तो विकास कैसे होगा? इसीलिए इन्होंने कहा था कि जो भारत में गरीबी के कारण है वो है पूंजी का अभाव। अब पूंजी पैदा करनी है तो कहीं से तो लानी होगी, विदेश से चाहे ऋण लें चाहे पूंजीपतियों से लें। तो पूंजी जब आएगी तभी उद्योग लगेंगे, और जब उद्योग लगेंगे तो चलेंगे तो रोजगार पैदा होगा, उत्पादन बढ़ेगा, वो माल बिकेगा तो देश की आय बढ़ेगी। अगला जो इन्होंने गरीबी का कारण बताया था वो बताया था ऋण की पुरानी व्यवस्था। भारत में जो ऋण की व्यवस्था थी, वो अधिकांश लोग जो ऋण लेते थे वो साहूकारों से लेते थे। जो बड़े बड़े साहूकार होते थे वो बहुत महंगी ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराते थे। वो ब्याज दर इतनी अधिक होती थी कि ऋण तो बहुत दूर, वो ब्याज दर ही नहीं लोग चुका पाते थे। कर्ज के बोझ तले दब दब के लोग मर जाया करते थे, लेकिन वो ऋण नहीं चुका पाते थे। तो उन्होंने इस जो ऋण की व्यवस्था थी इसे बदलने की सिफारिश की। उसने कहा कि देश इन्होंने कहा कि देश में अ, जो नए बैंकों की स्थापना होनी चाहिए, सहकारी समितियों की स्थापना होनी चाहिए, सहकारी बैंकों की स्थापना होनी चाहिए, जो उद्योग धंधों को, कृषकों को कम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए, ताकि देश का विकास सुनिश्चित हो सके। अगला इन्होंने गरीबी का कारण माना था जनसंख्या अधिक होना। इस देश की जनसंख्या आज तो 135 करोड़ है, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भी 36 करोड़ थी। तो जनसंख्या इस देश की हमेशा से ही ज़्यादा रही है, वो अपने आप में समस्या है। जनसंख्या एक समस्या तो है ही है, वो एक ऐसी समस्या भी है जो अपने साथ 10 तरह की अन्य समस्या लेके आती है। संसाधनों की कमी हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है, अपराध बढ़ते हैं, प्रदूषण होता है। तो जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये भी एक कारण था देश की गरीबी का। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक जो देश की गरीबी का कारण माना वो था जोखिम न उठाना। भारत के लोग भारत के लोगों की जो चारित्र की विशेषता है वो है संतुष्ट होना। मतलब भारत के लोग बड़े से बड़े अन्याय को, किसी भी एक तरह से बेइज्जती को धर्म के नाम पर ईश्वर का दिया हुआ मानकर सहन कर जाते हैं। ये भारतीय चरित्र की विशेषता है। हर देश के चरित्र की एक विशेषता होती है। तो भारतीय लोगों के भारतीय चरित्र की विशेषता ये है कि वो जोखिम नहीं उठाना चाहते, जितना है उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। जबकि जोखिम ना लेना सबसे बड़ा जोखिम है। ये कहा जाता है कि एक बंदरगाह, सॉरी, एक जो पानी का जहाज है वो बंदरगाह पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। लेकिन पानी के जहाज कभी भी बंदरगाह पर खड़े होने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। उन्हें समुद्र में जाना ही है और समुद्र की यात्राएं करनी है। जहाज़ों का निर्माण इसीलिए होता है। तो लोगों में जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ ना करने में सबसे बड़ा जोखिम है। ठीक। तो इन्होंने जो भारत में गरीबी का कारण बताया वो बताया जोखिम ना उठाना। मतलब भारतीय लोग हैं कि जोखिम नहीं उठाते, जो हैं वो उसी में संतुष्ट हैं। गांव में किसी के पास थोड़ी सी ज़मीन है, बस वो उसमें खाने भर का अनाज उपजाएगा और उसी में संतुष्ट हो जाएगा। पूरे साल खाली बैठ के वो बस फसल को वो देख रहे हैं, वो कुछ नया नहीं करना चाहेंगे, है ना। तो ये होता है जोखिम ना उठाना। अगला जो इन्होंने गरीबी का कारण बताया
वो था सामाजिक ढांचे व अर्थव्यवस्था के बीच सामंजस्य का अभाव। मतलब जो भारत का उस समय का सामाजिक ढांचा था और अर्थव्यवस्था जो थी, उसके बीच तालमेल नहीं बन पा रहा था। जैसे देश में 80% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, तो सब बस खाने-पीने का ही सामान बना रहे हैं। अब उद्योग धंधे अगर कुछ लग रहे हैं, तो उन्हें कच्चा माल चाहिए होता है, कहाँ से आएगा? कृषि से। तो जो एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ नकदी फसलें होती हैं या जो कुछ व्यापारिक फसलें होती हैं या कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनकी उद्योग धंधों को ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ नहीं बन पा रही थी। तो क्या था, सामाजिक ढांचे में अर्थव्यवस्था के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। तो ये भी एक कारण इन्होंने बताया इस देश की गरीबी का। ठीक? तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत जो महादेव गोविंद रानाडे थे, उन्होंने अपने आर्थिक दर्शन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई, समस्याएँ बताई और सिद्धांत बताए, जिन्हें अपनाकर इस देश की गरीबी को दूर किया जा सकता था और इस देश का विकास सुनिश्चित किया जा सकता था। आगे आने वाले समय में या आगे आने वाली सरकारों ने इनके कुछ सिद्धांतों को अपनाया और जिससे देश का कुछ विकास सुनिश्चित भी हुआ। इसके बाद जो इनका अगला विचार था वो था राष्ट्रवाद पर बल। राष्ट्रवाद पर बल देते समय इन्होंने ये कहा कि हमें किसी एक धर्म पर आधारित राष्ट्रवाद नहीं चाहिए, जैसा कि तत्कालीन समय में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। तिलक का राष्ट्रवाद एक हिंदू राष्ट्रवाद था, जबकि महादेव गोविंद रानडे का मानना था कि यदि हम एक धर्म पर आधारित राष्ट्रवाद को बढ़ावा देंगे, तो इससे समाज में कटुता व वैमनस्यता पैदा होगी और जिससे आगे आने वाले समय में हिंदू और मुस्लिमों के बीच टकराव बढ़ सकता है। तो हमें एक ऐसे राष्ट्रवाद की ज़रूरत है जिसमें सभी धर्मों की, सभी जातियों की, सभी क्षेत्र के लोगों की सहभागिता हो और सभी लोग सबसे पहले अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपने क्षेत्र को छोड़कर सबसे पहले ये महसूस करें कि वो भारतीय हैं। तो ये राष्ट्रवाद था महादेव गोविंद रानडे का। लेकिन ये जिस तरह का राष्ट्रवाद अपनाना चाहते थे, लाना चाहते थे इस देश में, वो आज तक नहीं आया है। आज भी अगर हिंदुओं से पहले पूछा जाए तो लोग सबसे पहले अपने आप को हिंदू बताते हैं, उसके बाद भारतीय बताते हैं। मुस्लिमों में से पूछा जाए तो मुस्लिम सबसे पहले अपने आप को मुसलमान बताएंगे, मुस्लिम कानूनों का पालन करेंगे, उसके बाद संविधान आता है या देश आता है। इसी तरह से क्षेत्र विशेष की बात जो बंधन होते हैं या मर्यादाएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, वो हावी हो जाती हैं। जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा अपने आप को पहले कश्मीरी बताते हैं, भारतीय बाद में बोलते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के लोग सबसे पहले अपने आप को मराठी मानते हैं कि जो मराठी होने के नाते उनसे अपेक्षाएं हम सबसे पहले वो हैं, भारतीय बाद में हैं। तो ये इस तरह की जो बातें हैं वो राष्ट्रवाद में खलल डालती हैं और यही वजह है कि जब भी राष्ट्र के रूप में एकजुट होने की बात आती है, तो यही सारी चीज़ें, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, क्षेत्र हो या कुछ और निजी या संकीर्ण स्वार्थ हो, लोगों पे हावी हो जाते हैं और वो उन्हीं स्वार्थों के वशीभूत होकर काम करते हैं और देश को पीछे छोड़ दिया जाता है। तो राष्ट्रवाद के संबंध में महादेव गोविंद रानडे के विचार ये थे कि हमें सभी स्वार्थों को छोड़कर राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए और राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने जाना महादेव गोविंद रानडे को, उनसे संबंधित कुछ तथ्यात्मक जानकारी, फिर उनके महत्वपूर्ण विचार। यदि आप राजनीति विज्ञान या इससे संबंधित विचारकों से संबंधित कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अवेलेबल हैं, आप उन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।